स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा राय। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के क्लास में हिंदी का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विन्यास। कल हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़े थे जिसका कि आप पढ़े थे भाषा और लिपि, व्याकरण, ये सब पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है भाषा की ही सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके कि कोई टुकड़े न किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के लिखित रूप को अक्षर कहते हैं और जो वर्ण का मौखिक रूप होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। इस तरह से वर्ण क्या हुआ कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके कोई खंड न किए जा सके और जो लिखित रूप में हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के क्या है? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी वर्ण होते हैं और व्यंजन के भी वर्ण होते हैं। तो स्वर और व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अपने आप मुंह से वर्ण उच्चारित हो जाता है, वर्ण हवा बिना कोई रुकावट के बाहर आती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कुल 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋ। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, जो कि आप यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है हमारे ह्रस्व स्वर। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। दीर्घ स्वर का क्या परिभाषा है कि जिन शब्दों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आता है यानी कि उसमें मात्रा निहित होती है, इसलिए उसमें दुगुना समय लगता है और उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इतने 7 शब्द 7 वर्ण जो हैं ये हमारे स्वर में दीर्घ स्वर आते हैं। उसके बाद हमारे अंग और अह, ये भी हमारे स्वर के शब्द हैं, लेकिन ये उसमें स्वर में नहीं आते हैं, इनको अयोगवाह कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा व्यंजन आता है। व्यंजन का क्या परिभाषा है? जिन शब्दों का उच्चारण करने में हवा जो है वो हमारे मुंह में किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की पूरी सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में जैसे क, ख, ग, तो जब हम क बोल रहे हैं तो उसके साथ अ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि उसमें स्वर मिला है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होता है। अब फिर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण करने में हवा मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ण होते हैं हमारे। 25 वर्ण में क्या होता है? क से लेकर म तक पूरे जो शब्द हमारे व्यंजन वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो अब उसमें क वर्ग का मतलब आप समझिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 वर्ण को हम क वर्ग, च वर्ग में बांटे हैं। तो इस तरह से 5 वर्ग का 5 जो हम वो लिखे हैं वर्ग, ये 5 वर्ग मिला के 25 हुआ और ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद आता है हमारा व्यंजन का दूसरा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि इसके उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में हवा अंदर से निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन है, जैसे य, र, ल, व। इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो हवा अंदर से आ रही है, लेकिन वो हमारे अंदर से स्पर्श करते हुए आ रही है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा व्यंजन है उष्ण व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा है कि इसका उच्चारण करते समय हवा रगड़ खाकर बाहर आती है और जिससे कि हमारे अंदर के जो श्वास होती है उसमें थोड़ी गर्मी सी आ जाती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में है श, स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो हमारे व्यंजन के भेद आप देख लिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर इन सब व्यंजनों के बाद ये हो गया स्वर और व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन व्यंजन का ही भेद है। जैसे कि हम क्या करते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, इसको हम संयुक्त व्यंजन मानते हैं। संयुक्त व्यंजन ये छ कैसे बनता है, क और ये श, ये श मिला के छ बना है। फिर त और र मिला के त्र बना है। फिर ज और य मिला के ज्ञ बना है। और फिर ये श और र मिला के श्र बना है। इस तरह से हमारे पूरे वर्ण और स्वर और वर्ण दोनों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ वर्णों का उच्चारण के लिए हम अघोष कहते हैं और कुछ वर्णों के उच्चारण की विधि को हम सघोष कहते हैं और फिर कुछ को अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर अब आइए देखते हैं क्या है अघोष। क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष कहते हैं। अघोष क्या होता है, अपने प्रत्येक वर्ग का, वर्ग तो आप जान गए हैं क वर्ग च वर्ग से, तो अघोष वर्ण वही होता है जो अपने प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण होता है, जैसे क और ख। इसके अलावा श, श और स, ये सब क्या है, ये अघोष वर्ण है। फिर सघोष वर्ण में आता है कि इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उच्चारण करने में। जैसे क ख तो ओ आ गया उसमें अघोष में, सघोष में है ग, घ, अंग। इस तरह से तीनों वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा अपने वर्ग का शब्द, तीसरा चौथा पांचवा, और फिर य, र, ल, व और ह, ये हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार जो कि अवगवाह में गए थे। तो क्या होता है, और अनुस्वार क्या होता है, जिसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है और उन वर्णों का उच्चारण हम नाक द्वारा करते हैं और उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि चंदन, बंदन, कंगन, इन सब, ये सब अनुस्वार के उदाहरण हैं। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, इसमें इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, इसलिए, और इसका चिन्ह क्या है, ये है चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आंख, हंसी इत्यादि, ये सब। तो फिर आपने पढ़ लिया कि हमारा वर्ण विन्यास क्या है और कैसे कैसे वर्ण बना है, कितने हमारे हिंदी वर्ण, हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो आज का लेसन समाप्त। थैंक यू।